नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं सिद्धार्थ चौधरी और मेरे यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ आरपीएससी एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे साथियों, आज का सेशन है सेल बायोलॉजी। उसमें हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित जो भी प्रश्न है उनको हम एमसीक्यू के माध्यम से सोल्व करेंगे। तो मेरे साथियों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर कोई साथी मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले ताकि मेरी क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जो साथी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है या जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है और जो साथी लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहा है, उनके लिए ये आज का सेशन बहुत यूजफुल होने वाला है। एक क्लास में एक टॉपिक आपका कवर होगा। तो मेरे साथियों, हम अपने सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो मेरे साथियों, सेशन को करते हैं स्टार्ट। आज के सेशन का टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे सूत्रकणिका भी बोला जाता है। मेरे साथियों, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो अत्यधिक सक्रिय कोशिका ऑर्गेनेली है। माइटोकॉन्ड्रिया दो वर्डों से मिलकर बना है, एक है माइटो और दूसरा है कॉन्ड्रिया। माइटो का मतलब होता है थ्रेड, जिसे धागा या सूत्र भी बोलते हैं, और कॉन्ड्रिया का मतलब होता है ग्रेन्यूल, जिसे कण बोला जाता है। तो मेरे साथियों, इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका के नाम से भी जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? प्रथम बार कोलिकर ने कीटों की रेखीय मांसपेशी में माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा तथा सार्कोसोम नाम दिया और माइटोकॉन्ड्रिया का नाम बेंडा ने दिया। सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया पादप कोशिका निम्फिया, मेरे साथियों जो पादप कोशिका है वो निम्फिया है, जिसमें मेविस के द्वारा इसे खोजा गया। फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम फिला दिया। और मेरे साथियों, माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ अन्य नाम भी हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को फिला के नाम से भी जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को प्लास्टोसोम के नाम से भी जाना जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया को कॉन्ड्रियोसोम के नाम से भी जानते हैं। कॉन्ड्रियोमाइटिस के नाम से भी जानते हैं और मायोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जाना जाता है। और मेरे साथियों, अकॉर्डिंग टू अल्टमान के अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट भी बोला जाता है, पैराबेसल बॉडी भी कहते हैं और पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं। मेरे साथियों, जो नोट में बातें लिखी होती हैं वो एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक कोशिका में मिलने वाले समस्त माइटोकॉन्ड्रिया को कॉन्ड्रियोमी के नाम से जानते हैं। स्कर्वी रोग, मेरे साथ स्कर्वी रोग कब होता है? जब विटामिन सी की कमी हो जाती है। स्कर्वी रोग के समय अनेक माइटोकॉन्ड्रिया एक साथ जुड़ते हैं। इस प्रकार बने समूह को कॉन्ड्रियोस्फीयर कहा जाता है। जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जबकि पादप कोशिका में यह क्लोरोप्लास्ट के बाद दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग है। तो मेरे साथियों, पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया है, लेकिन जंतु कोशिका में सबसे सबसे बड़ा कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को जेनस ग्रीन बी से अभिरंजित किया जा सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिकांग है जिसको अभिरंजित नहीं करने पर सूक्ष्मदर्शी से नहीं देख सकते हैं। अब मेरे साथियों, जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो जीवन चक्र होता है वो कितने दिन का होता है? तो मेरे साथियों, 5 से 10 दिन का होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का वितरण देखेंगे। यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित रहता है। यह परिपक्व आरबीसी अनोक्सिशोषण प्रदर्शित करने वाली कोशिका को छोड़कर सभी यूकेरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित रहता है। अब इनकी संख्या देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या किन किन जीवों में अधिक पाई जाती है? इनकी संख्या जीव के प्रकार तथा कोशिका के उपापचय क्रियाओं पर निर्भर करता है। जिन कोशिकाओं में ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी अधिक होती है। क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, ईस्ट और ट्रिपेनोसोमा में एक माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। और मेरे साथियों, शुक्राणु कोशिका में 20 से 24 माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं और विरकिक कोशिका में 200 से 400 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। यकृत कोशिका में 500 से 1000 मैक्सिमम नंबर इन ओवर बॉडी। मेरे साथियों, हमारे शरीर में मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया यकृत कोशिका में पाए जाते हैं। मेरे साथियों, एक जिएंट अमीबा होता है केओस के नाम से, उसमें 50,000 माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। उड़न पेशियों में सर्वाधिक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, 5 लाख के समथिंग माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। मेरे साथियों, माइटोकॉन्ड्रिया की आकृति और आकार के बारे में जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया लंबाई में 1 से 4.1 माइक्रोमीटर का होता है और चौड़ाई में औसतन 0.5 माइक्रोमीटर का होता है। यह सर्पिलाकार, बेलनाकार, गोलाकार तथा तस्तरीनुमा आकृति माइटोकॉन्ड्रिया की हो सकती है। अब नोट के बारे में पढ़ेंगे मेरे साथियों। यह पीएच तथा प्रासरण दाब के कारण बहुरूपी होते हैं। मेरे साथियों, जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो पीएच तथा प्रासरण दाब के कारण इनकी आकृति भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। ईस्ट कोशिका में सबसे छोटा माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसका आकार 0.1 माइक्रोमीटर का होता है। एम्फीबियंस के उस साइट में सबसे बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि 40 माइक्रो का होता है। पादप कोशिका में
विभज्योतकी कोशिका की तुलना में स्थायी कोशिकाओं में अधिक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। मेरे साथियों, जो पादप कोशिका होती है उसमें विभज्योतकी कोशिका होती है, उसकी तुलना में स्थायी कोशिकाओं में अधिक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। पादप की विभज्योतकी कोशिकाओं में 1000 से 1600 तक तथा एक स्थायी कोशिका में 3000 तक माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं। अगला टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्लीबद्ध संरचना है जिसमें बाह्य झिल्ली में लिपिड की मात्रा आंतरिक झिल्ली की अपेक्षा अधिक होती है। मेरे साथियों, बाह्य झिल्ली चिकनी होती है, छिद्रित होती है तथा पोरीन प्रोटीन युक्त होती है। बाह्य झिल्ली आंतरिक झिल्ली की अपेक्षा अधिक पारगम्य होती है। आंतरिक झिल्ली में बाह्य झिल्ली की अपेक्षा प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है तथा साथ ही इसमें एक विशिष्ट लिपिड पाया जाता है जिसे कार्डियोलिपिन्स बोलते हैं, जिसके फलस्वरूप इसकी पारगम्यता बाह्य झिल्ली की अपेक्षा कम हो जाती है। बाह्य झिल्ली व आंतरिक झिल्ली के मध्य पाए जाने वाले अवकाश को पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहा जाता है, जिसमें अनेक एंजाइम तथा को एंजाइम पाए जाते हैं, जिसके फलस्वरूप इसमें ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण वसीय अम्ल का बीटा ऑक्सीकरण जैसी क्रियाएं संपन्न होती हैं। आंतरिक झिल्ली के नीचे मैट्रिक्स उपस्थित होता है जिसमें द्विकुंडलित नगन वृत्ताकार प्रोकैरियोटिक डीएनए उपस्थित होता है जिसका उच्च सी अनुपात या सार अनुपात 1 से कम होता है। सीजी का मतलब होता है साइटोसिन ग्वानिन अनुपात। यह डीएनए उच्च मेल्टिंग पॉइंट प्रदर्शित करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में 17 राइबोसोम उपस्थित होते हैं, परंतु स्तनधारियों के माइटोकॉन्ड्रिया में 55 राइबोसोम उपस्थित होते हैं, जिन्हें माइटोराइबोसोम के नाम से जानते हैं। मैट्रिक्स में प्रोटीन, लिपिड, आरएनए, अनेक प्रकार के एंजाइम, विटामिन सी, कैल्शियम फॉस्फेट, ग्रेन्यूल तथा बहुत मिनरल्स भी उपस्थित रहते हैं। कोशिका का कुल 70% एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। अधिकतर एंजाइम मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, परंतु सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, एटीपेज तथा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का वर्ताकार डीएनए कोशिका के कुल डीएनए का 1% होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली के अंतर्वलन से कुछ पुटिकानुमा संरचना बनती है जिन्हें क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। जंतु कोशिका में उन्हें क्रिस्टी बोलते हैं तथा पादप कोशिका में ट्यूबुल के नाम से जानते हैं। क्रिस्टी की सतह पर इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र संपन्न होता है। इसी क्रिस्टी पर कुछ कण लगे होते हैं जिन्हें एलिमेंट्री पार्टिकल्स F0 F1 पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं, जिन्हें ऑक्सीसोम भी बोलते हैं, जिन्हें फंक्शन यूनिट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जानते हैं। एक माइटोकॉन्ड्रिया में इन कणों की संख्या 10 की पावर 4 से 10 की पावर 5 तक हो सकती है। ऑक्सीसोम पार्टिकल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक है आधार या F0 जिसे सब यूनिट भी बोला जाता है। तो मेरे साथियों, जो ये आधार होता है यह आयताकार होता है तथा इसका आकार 115 इंटू 45 एंगस्ट्रॉम होता है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में दसा रहता है। एलिमेंट्री पार्टिकल का दूसरा पार्ट आता है वृंत। इसकी ऊंचाई 33 एंगस्ट्रॉम की होती है। और तीसरा पार्ट आता है शीर्ष, जिसे F1 पार्ट भी बोलते हैं। यह गोलाकार होता है। इसका व्यास 100 एंगस्ट्रॉम का होता है। इसमें एटीपी संश्लेषण के लिए एटीपेज एंजाइम उपस्थित होता है, अतः इसे एटीपेज पार्टिकल्स के नाम से भी जानते हैं। हमें साथियों नोट किया गया है और नोट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आंतरिक झिल्ली के कारण माइटोकॉन्ड्रिया में 2 कक्षों का निर्माण हो जाता है, जिसे बाहरी पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस तथा आंतरिक मैट्रिक्स बन जाता है। मेरे साथियों, जो आंतरिक झिल्ली के कारण माइटोकॉन्ड्रिया में जो 2 कक्षों का निर्माण होता है, जो सबसे बाहरी होता है उसे पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं, जो आंतरिक साइड की तरफ होता है उसे मैट्रिक्स बन जाता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया के बाहरी कक्ष व बाह्य झिल्ली को हटा दिया जाए तो बचने वाली माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। आंतरिक झिल्ली के मैट्रिक्स की तरफ की सतह को एम पेस बोलते हैं तथा पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की सतह को सी पेस बोला जाता है। बाह्य झिल्ली की बाह्य सतह पर कुछ कण पाए जाते हैं जिन्हें सब यूनिट ऑफ पार्सन कहा जाता है। सक्रिय माइटोकॉन्ड्रिया को कंडेंसेंट स्टेट तथा निष्क्रिय माइटोकॉन्ड्रिया को ऑर्थोडॉगस स्टेट कहते हैं। अब मेरे साथियों माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम दिया हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई 1 से 2 माइक्रोमीटर होती है और चौड़ाई 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया पर F0 F1 कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, जिसे एलिमेंट्री पार्टिकल्स के नाम से जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी पाई जाती है और माइटोकॉन्ड्रिया में 2 झिल्ली पाई जाती है। बाहर की तरफ, अंदर की तरफ होती है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस और बाहर की तरफ होती है आउटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये मेरे साथियों दूसरा चित्र है जिसमें इनर मेम्ब्रेन विथ एलिमेंट्री पार्टिकल्स को दर्शाया गया है। एलिमेंट्री पार्टिकल्स 3 भागों में बटा होता है। एक होता है हेड, एक होता है वृंत और एक होता है आधार।
अगला टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया का सेमी ऑटोनोमस नेचर। मेरे साथियों, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है। प्रोटीन संश्लेषण की सभी आवश्यकताएं माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में 17 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। डीएनए अणु की उपस्थिति जो प्रतिकृतिकरण कर सकता है तथा एमआरएनए बना सकता है। एटीपी अणु की उपस्थिति जो ऊर्जा प्रदान करती है। माइटोकॉन्ड्रिया कुछ आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण कर सकती है, परंतु कुछ मुख्य प्रोटीन के लिए, मेरे साथियों ध्यान देना, मुख्य प्रोटीन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया के न्यूक्लियर डीएनए तथा कोशिका द्रव्य के राइबोसोम पर निर्भर रहता है। अतः माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बैक्टीरियल एंडोसिम्बायोन्ट्स है, क्योंकि यूकेरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रकार से जीवाणु का सहजीवी रूप प्रदर्शित करता है। आगे देखिए, इसमें स्वयं का डीएनए तथा 17 राइबोसोम होता है। यह द्विखंडन विभाजन के द्वारा विभाजित होता है। इनकी झिल्ली जीवाणु की झिल्ली की तरह होती है। डीएनए का सार अनुपात 1 से कम होता है तथा सीजी अनुपात अधिक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी जीवाणु के मीजोसोम के समान होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य, मेरे साथियों, माइटोकॉन्ड्रिया के कौन कौन से कार्य हैं? इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण की क्रिया की सहायता से एटीपी का निर्माण किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में अनेकों उपापचयी क्रियाएं होती हैं, जैसे ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण, क्रेब्स चक्कर, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र आदि क्रियाएं संपन्न होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट एवं प्रोक्सीसोम के साथ मिलकर प्रकाश श्वसन की क्रिया संपन्न करवाता है। शुक्राणु को गति की ऊर्जा के लिए प्रदान करता है। मेरे साथियों, जो शुक्राणु में जो गति होती है उसको ऊर्जा प्रदान करने का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है। अंडों में पित्तक निर्माण में माइटोकॉन्ड्रिया सहायक होता है, जिसे वाइटेलोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। हीमोग्लोबिन, साइटोक्रोम एवं मायोग्लोबिन निर्माण में माइटोकॉन्ड्रिया सहायक है। शरीर की कोशिका में कैल्शियम प्लस आयन की सांद्रता के नियमन में भी माइटोकॉन्ड्रिया सहायक होता है। थर्मियोजेनेसिस, ताप उत्पादन क्रिया। मेरे साथियों, ब्राउन एडिपेज ऊतकों की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया अधिक संख्या में पाया जाता है। इनमें परिवहन तंत्र के समय NADH2 के ऑक्सीकरण से बने H+ आयन पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में पहुंचा तो दिए जाते हैं, लेकिन इनकी आंतरिक झिल्ली पर उपस्थित एक विशिष्ट प्रोटीन थर्मियोजीन इन H+ आयनों को वापस मैट्रिक्स में पहुंचा देती है, जिसमें एटीपी का निर्माण का कार्य तो होता नहीं है, बल्कि शरीर में ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसके फलस्वरूप शरीर का ताप बढ़ता है। मक्का में जो नर बन देता है और ईस्ट में जो ड्राफ है, जो ड्राफ कॉलोनी का निर्माण होता है, उनके जीन माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस प्रदर्शित करते हैं। मेरे साथियों, जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो कोशिका द्रव्य वंशागति को प्रदर्शित करते हैं। केंद्रक में पाए जाने वाले गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना कैरियोप्लाज्मिक वंशागति कहलाता है, जबकि कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना कोशिका द्रव्य वंशागति कहलाती है। कैरियोप्लाज्मिक वंशागति में नर तथा मादा की बराबर भूमिका होती है, लेकिन कोशिका द्रव्य वंशागति में केवल मादा जनक के लक्षण अगली पीढ़ी में प्रवेश करते हैं। तो मेरे साथियों, आज का सेशन तो आपका खत्म हो चुका है। हमने माइटोकॉन्ड्रिया की पूरी थ्योरी कंप्लीट कर ली है। प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट ये मैं आपके लिए कल लेके आऊँगा, और अब हम माइटोकॉन्ड्रिया से जो भी बनने वाले क्वेश्चन हैं उनको हम MCQ प्रैक्टिस के माध्यम से करेंगे। तो मेरे साथियों, अब हम स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मेरे साथियों, अब हम स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे वो हम करेंगे। तो मेरे साथियों, पहला क्वेश्चन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का अवलोकन सर्वप्रथम किसने किया? माइटोकॉन्ड्रिया का अवलोकन सर्वप्रथम किसने किया? तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने। 2 नंबर का क्वेश्चन है, न्यूक्लियर डीएनए से माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इसलिए भिन्न होता है, इसका कारण क्या है? तो मेरे साथियों, इसमें बाइंडिंग स्टोन का अभाव होता है। इसमें जो बाइंडिंग स्टोन प्रोटीन होती है उसका अभाव पाया जाता है। तो इसका 3 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है, एटीपी का निर्माण होता है। तो मेरे साथियों, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। 4 नंबर का क्वेश्चन है, F1 कणों को कहा जाता है, F1 कणों को क्या कहा जाता है? तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा, इन्हें मूल कण के नाम से जानते हैं, या इन्हें एलिमेंट्री पार्टिकल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका 2 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोकैरियोटिक उद्गम बताया। तो मेरे साथियों, माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोकैरियोटिक उद्गम किसने बताया है? तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्टमान तथा सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने। तो इसका 2 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है। तो मेरे साथियों, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्लास्टिड से, लवकों से माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है। अगला क्वेश्चन है,
एफ कण, ऑक्सीसोम, एलिमेंट्री कण उपस्थित होते हैं। तो मेरे साथियों ये उपस्थित होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका 3 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी कोशिका भित्ति में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या में वृद्धि होती है? तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा अंकुरित बीज में। अगला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित रहता है, लेकिन इनमें क्रेब्स शक्कर पाया जाता है। बैक्टीरिया में क्रेब्स शक्कर के स्थान होते हैं। मेरे साथियों जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें क्रेब्स शक्कर के स्थान कहाँ होते हैं? तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली। तो इसका 4 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन है, कोशिकीय श्वसन का स्थान है। तो मेरे साथियों कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य होता है। तो मेरे साथियों माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य उत्सर्जन करना तथा श्वसन, ये दोनों हो जाएगा। तो 4 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया उत्पन्न होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया उत्पन्न होते हैं। तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्व स्थित माइटोकॉन्ड्रिया की वृद्धि तथा विभाजन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कॉन्ड्रियोस्फीयर का निर्माण होता है। कॉन्ड्रियोस्फीयर का निर्माण होता है मेरे साथियों माइटोकॉन्ड्रिया के संलयन से। जब विटामिन सी की कमी हो जाती है तो स्कर्वी रोग होता है, तब माइटोकॉन्ड्रिया आपस में जुड़कर कॉन्ड्रियोस्फीयर का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया किसका संग्रह स्थल है अथवा किसका ऊर्जा घर है? तो मेरे साथियों यह है एटीपी का, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया शब्द बेंडा नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली के निर्माण वाला प्रोटीन कहलाता है। तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा संरचनात्मक प्रोटीन। तो इसका 3rd नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं। तो मेरे साथियों माइटोकॉन्ड्रिया शैवालों में तो पाए जाते हैं लेकिन जीवाणुओं में अनुपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया आवश्यक जैविक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया आवश्यक जैविक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा टीसीए चक्र के उत्पादों के ऑक्सीकरण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया साधारणतया पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वृद्धि कोशिकाओं में। अगला क्वेश्चन है, किस कोशिकांग में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र पाया जाता है? तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन है, श्वसन संबंधी एंजाइम किसमें उपस्थित होते हैं? तो मेरे साथियों श्वसन संबंधी एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वायत्त जीनोम सिस्टम किसमें पाया जाता है? तो मेरे साथियों स्वायत्त जीनोम सिस्टम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पादप कोशिका जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया को देखा गया। तो मेरे साथियों निम्फिया में प्रथम पादप कोशिका है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया को देखा गया है। अगला क्वेश्चन है, फॉस्फोराइलेशन का केंद्र होता है। तो मेरे साथियों फॉस्फोराइलेशन का केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी का निर्माण होता है? तो मेरे साथियों माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी का निर्माण होता है? तो मेरे साथियों ये होता है F1 कण, जिसे ऑक्सीसोम के नाम से भी जानते हैं। तो इसका 4 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एटीपी निर्माण की अभिक्रिया होती है। तो मेरे साथियों एटीपी निर्माण की अभिक्रिया होती है एंडोर्गोनिक। तो इसका 2 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है। तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा श्वसन में ऊर्जा मुक्त करना माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है। अगला क्वेश्चन है, एक माइटोकॉन्ड्रिया किसमें पाया जाता है? तो मेरे साथियों एक माइटोकॉन्ड्रिया किसमें पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माइक्रोस्टीरिया। तो इसका 1 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? मेरे साथियों जो डीएनए का संश्लेषण है वो राइबोसोम में नहीं होता है। राइबोसोम तो प्रोटीन का संश्लेषण करता है और प्रोटीन संश्लेषण चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं होता है, खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। हाँ, 3 नंबर का ऑप्शन सही है, ऑक्सीश्वसन क्रिस्टी में होता है। तो इसका 3 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण एंजाइम प्राय किसमें पाए जाते हैं? तो मेरे साथियों ऑक्सीकरण एंजाइम प्राय किसमें पाए जाते हैं? तो मेरे साथियों ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मीजोसोम किसकी तरह कार्य करता है? तो मेरे साथियों मीजोसोम किसकी तरह कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका 3 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया के निम्नलिखित भागों में किसमें सक्सनिक डिहाइड्रोजिनेज विकर स्थित होता है? तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा आंतरिक झिल्ली। तो इसका 2 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया में निम्न में से क्या पाया जाता है? तो मेरे साथियों माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीसोम, क्वांटासोम, क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया का स्थान किसके लिए होता है?
तो मेरे साथियों माइटोकॉन्ड्रिया का स्थान किसके लिए होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो इसका 2 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कोशिका अंगक में अधिक मात्रा में कैटाबोलिक एंजाइम्स पाए जाते हैं? तो मेरे साथियों कैटाबोलिक एंजाइम किस कोशिका अंगक में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया का आकार होता है? तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा 0.5 से 1.0 माइक्रोमीटर। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में डीएनए की उपस्थिति किस परिकल्पना का समर्थन करती है? तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया व क्लोरोप्लास्ट दोनों स्वतंत्र जीव के रूप में उत्पन्न हुए हैं। तो इसका 1 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का प्रतिशत होता है? तो मेरे साथियों कोशिका में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का प्रतिशत कितना होता है? तो ये कुल डीएनए का 1% होता है। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली के विषय में कौन सा एक कथन सही नहीं है? मेरे साथियों जो 4 कथन दिए हैं उनमें जो कथन सही नहीं है उसको चुनना है। तो पहला कथन है, भीतरी झिल्ली अत्यधिक कुंडलित होती है और अंतःवलनों का एक क्रम बन जाता है। तो मेरे साथियों ये ऑप्शन तो सही है। 2 नंबर का ऑप्शन है, बाहरी झिल्ली एक छलनी जैसी होती है। तो मेरे साथियों ये ऑप्शन भी सही है, बाहरी झिल्ली छलनी जैसी होती है। 3 नंबर का ऑप्शन है, बाहरी झिल्ली सभी प्रकार के अणु के लिए पारगम्य होती है। तो मेरे साथियों ये ऑप्शन भी सही है। 4 नंबर का ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण श्रृंखला के एंजाइम बाहरी झिल्ली में अंतःस्थापित होते हैं। तो मेरे साथियों ये गलत हो गया। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण श्रृंखला के जो एंजाइम होते हैं वो आंतरिक झिल्ली में अंतःस्थापित होते हैं। तो इसका 4 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डीएनए किसमें पाया जाता है? तो मेरे साथियों डीएनए पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूक्लियोसोम्स। तो इसका 2 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में पाए जाते हैं? तो मेरे साथियों माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में क्या पाए जाते हैं? तो मेरे साथियों ऑक्सीसोम्स पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिकांग जिसे कोशिका का ऊर्जा गृह माना जाता है तथा जिसमें श्वसन की क्रियाविधि से संबंधित सभी ऑक्सीकारी क्रियाएं पाई जाती हैं वह है? तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली की फोल्डिंग को क्या कहते हैं? तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका का ऊर्जा गृह होता है? तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। और मेरे साथियों आज के लिए आपका लास्ट का क्वेश्चन, रैंकर्स कण किसमें पाए जाते हैं? तो मेरे साथियों रैंकर्स कण किसमें पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। तो मेरे साथियों आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ मेरी क्लास को साझा कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को फ़ायदा मिल सके। तो मेरे साथियों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और मेरे साथियों आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, अगर कोई साथी मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।